फार्माकोलॉजी प्रैक्टिकल की ये सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। एक और टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कशंस करेंगे, जो है प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। अभी प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग एक एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फार्माकोलॉजी प्रैक्टिकल्स में। तो कैसे एक आइडियल प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, प्रिस्क्रिप्शंस में कौन कौन सी चीज़ें यूजुअली मिस्टेक्स करते हैं वो लोग, तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ प्रिस्क्राइबर, जब आप किसी भी पेशेंट को अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होना चाहिए, नहीं कि सिर्फ पीएस से आपने कंपेयर कर लिया, लिख दिया कुछ भी। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इसकी एक वैल्यू होती है, तो इसके बारे में जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज़रूरी है और एज अ मेडिको भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या होता है प्रिस्क्रिप्शन? इट्स अ रिटन ऑर्डर जो फिजिशियन तैयार करता है। स्पेशली रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर के केस में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्डर होता है फार्मासिस्ट के प्रति, ठीक है, जिसमें डॉक्टर अपनी इन्फॉर्मेशन लिखता है अपने बारे में, अपने पेशेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन लिखता है। फिर जो भी पेशेंट को नीड है उसके बारे में चीज़ें लिखता है, जैसे कि ड्रग्स जो होती है या फिर मेडिसिन जो होती हैं उनके नेम, डोजेज, कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती है, इंस्ट्रक्शंस टू फार्मासिस्ट एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस टू पेशेंट, दोनों होता है। जिसमें कितनी बार आपको ड्रग लेनी है, उसका फ्रीक्वेंसी, टाइम, कैसे ड्रग लेनी है, ये सभी चीज़ें मिला के एक पूरा डॉक्यूमेंट होता है जिसका एक मेडिकल वैल्यू भी होता है। लीगली भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखा जाता है, किसी भी पीस ऑफ पेपर पे लिखा जाता है, लेकिन एक स्पेसिफिक फॉर्मेट उसका होता है जिसे प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो यूजुअली दो टाइप के प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, एक होता है प्री कंपाउंडेड और दूसरा होता है एक्सटेम्पोरेनियस। क्या डिफरेंस है? यूजुअली जब प्री कंपाउंडेड मीन्स कि अभी जो भी प्रिस्क्रिप्शन हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो ये सब ऑलमोस्ट प्री कंपाउंडेड ही होते हैं, जिसमें क्या होता है कि डॉक्टर एक पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन लिखता है कि फॉर एन एग्जांपल ये बच्चा है, बच्चे के लिए आप ये सिरप लिख रहा हूँ, सिरप XYZ दे रहा हूँ, ये आपको 1 टीस्पून देना है, ठीक है, दिन में 3 बार देना है। सो यहाँ पे क्या है कि ये जो फॉर्मुलेशन है सिरप, ये रेडीमेड ही होता है। ये जो फॉर्मुलेशन है रेडीमेड होता है। ये प्रिस्क्रिप्शन जैसे ही पेशेंट फार्मासिस्ट की शॉप पे दिखाता है, उसको वो तैयार सिरप ही मिल जाता है। सो ऐसे जो तैयार फॉर्मुलेशन है, हम लोग जो लिखते हैं, जो डॉक्टर्स जो लिखते हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने ऑलरेडी तैयार करके रखे हुए ही है, उसको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे कहते हैं प्री कंपाउंडेड। जबकि एक्सटेम्पोरेनियस में क्या होता है कि पहले कई बार ऐसा होता था कि जब इनिशियल फेज था, फार्मास्यूटिकल कंपनी का इसका उतना ज़्यादा मार्केट नहीं था, तब काफ़ी सारे फॉर्मुलेशंस बनाने पड़ते थे और वो फॉर्मुलेशंस फार्मासिस्ट बनाते थे, ठीक है। सो फार्मासिस्ट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता था और फार्मासिस्ट ऐसे फॉर्मुलेशंस बनाते थे। डॉक्टर्स क्या करते थे कि डॉक्टर्स अपने प्रिस्क्रिप्शंस में कंटेंट्स लिख के देते थे कि ये आपको 5 ml लेना है, ये आपको 5 ग्राम लेना है या 5 mg लेना है, ये कलरिंग एजेंट आपको लेना है, ठीक है, ग्लिसरीन लेना है, और ये सबको इतने अमाउंट में मिक्स करना है और उसमें से आपको ये फॉर्मुलेशन या फिर ये सोल्यूशन बनाना है। तो ऐसा पूरा लिख के देते थे डिटेल में, तो इसे बोलते थे एक्सटेम्पोरेनियस प्रिस्क्रिप्शंस, कि जहाँ पे डॉक्टर प्रिपरेशंस के बारे में सब इन्फॉर्मेशन लिखता था, जिसको देख के फार्मासिस्ट उसे तैयार करता था, एक मेडिकामेंट बनाता था और पेशेंट को देता था। तो ऐसे जो प्रिस्क्रिप्शन है उसे एक्सटेम्पोरेनियस प्रिस्क्रिप्शंस भी कहा जाता है। लेकिन अभी जो भी प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं वो मोस्टली प्री कंपाउंडेड ही होते हैं। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस के बारे में। तो प्रिस्क्रिप्शंस के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला पार्ट होता है सुपरस्क्रिप्शंस। सुपरस्क्रिप्शंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? पहले होता है डॉक्टर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो डॉक्टर के बारे में यहाँ पे लिखा जाता है, जैसे उसका नेम हो गया, उसकी डिग्री, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एंड जिस दिन पे दवाई की प्रिस्क्रिप्शन लिखे हैं वो डेट। तो ये सब डॉक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। उसके बाद पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई, जैसे पेशेंट का नाम क्या है, उसका एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, तो ये पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। और उसके बाद एक चीज़ लिखते हैं आर करके एक्स, ऐसा लिखते हैं। तो ये जो पूरा सेक्शन है, इस सेक्शन को बोलते हैं सुपरस्क्रिप्शन।
तो यहाँ पे अब RX चीज़ पे आ जाता है। अब RX एक ट्रेडिशन चला आता है बरसों से, हमें पता है एलोपैथी मेडिसिन में ये ट्रेडिशन चला आता है। तो यहाँ पे R जो होता है वो लेटिन वर्ड डिराइव्ड है, जिसका होता है मतलब रेसिपी, एंड उसका मीनिंग भी होता है टेक दो। तो मीन्स कि आप रेसिपी प्रिपेयर कर रहे हैं, और ऑब्लिक लाइन जो मतलब होता है आर के नीचे, वो गॉड जुपिटर को प्रे होता है एक तरह से, कि उनको प्रे करते हैं कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी अपना हीलिंग पावर दे के उसको हील करे। सो ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली देखे तो अलग अलग थियरीज हैं, लेकिन ये थियरी सबसे कॉमन है कि एक रेसिपी होता है और जिसमें एक मेडिकामेंट बनाना होता है, और अपने भगवान को जिसके अंदर विश्वास है उसको भी प्रे करते हैं साथ में, कि जिससे पेशेंट्स की तकलीफ़ें जल्दी से जल्दी दूर हो, उसको हील हो सके। सो इसीलिए ट्रेडिशनली RX ही लिखा जाता है, और अभी भी ये ट्रेडिशन चल रहा है। तो ऐसे जो पूरा सेक्शन है इसे सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं। उसके बाद हो गया इंस्क्रिप्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। इंस्क्रिप्शन मीन्स कि जो मैंने उसका बॉडी है, जहाँ पे आप पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, ठीक है। जैसे जो मेनली ड्रग्स प्रिस्क्राइब करी गई है उसके नाम लिखते हैं, उसका डोजेज फॉर्म लिखते हैं, कौन से फॉर्म में है, वेदर आपने टैबलेट प्रिस्क्राइब की है, इंजेक्शन है, ऑइंटमेंट है, सिरप है, क्या है। फिर उसका स्ट्रेंथ एंड डोज लिखते हैं, और उसको कौन से रूट से दी जानी चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी में एडमिनिस्टर करना है, और कितने टाइम तक लेना है। तो ये जो सभी चीज़ें हम लोग लिखते हैं वो होते हैं इंस्क्रिप्शन में। तो अगर एक से ज़्यादा दवाइयाँ हम इंस्क्रिप्शंस में लिखते हैं, मोर देन वन ड्रग होता है कई बार, तो उसे किस हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना चाहिए। तो ऑब्वियसली पहली जो मेडिकामेंट होनी चाहिए, फिर पहली ड्रग होनी चाहिए, वो प्राइमरी ड्रग होनी चाहिए, कि जो अपना डिसीज़ डायग्नोस आपने किया है उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो। सो प्रिंसिपल और द मेन ड्रग जो होती है पर्टिकुलर क्लिनिकल कंडीशंस में, वो सबसे पहले लिखनी चाहिए। जैसे मलेरिया हुआ है तो क्लोरोक्विन आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग है। उसके बाद दूसरी ड्रग आपकी एडजुवेंट होनी चाहिए, कि एज ए सप्लीमेंट्स के तौर पे आप देते हैं, ठीक है, मेन ड्रग के साथ साथ। और कोई दूसरा जो सिम्टम है उसको कंट्रोल करने के लिए सिम्टोमेटिक मेडिसिन देते हैं, जैसे फीवर को कंट्रोल करने के लिए आपने पैरासीटामोल दी मलेरिया में, तो वो आपको उसके बाद लिखना है। एंड करेक्टिव मीन्स के कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शंस प्रिवेंट करने के लिए कुछ चीज़ें आप देते हैं, जैसे यहाँ पे सीवियर वॉमिटिंग है, अगर होता है अनडिजायरेबल, तो उसको कवर करने के लिए आप डोमपेरिडोन साथ में प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो ये आपको बाद में लिखनी है। तो उस तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको जाना है। तो थर्ड पार्ट पे आते हैं, और थर्ड पार्ट जो है वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में बेसिकली डायरेक्शन होता है फार्मासिस्ट के प्रति, कि कुछ फॉर्म बनाना है, और अगर बनाना नहीं है तो कितना डिस्पेंस करना है, कैसे डिस्पेंस करना है। तो फार्मासिस्ट को जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती है वो आती है सब्सक्रिप्शंस में। और जो चौथा पार्ट होता है, लास्ट पार्ट होता है, वो है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शंस में इंस्ट्रक्शंस दी जाती है पेशेंट्स को। तो जो पेशेंट्स को इन्फॉर्मेशन है वो मेनली ट्रांसक्रिप्शंस में आती है, कि कैसे आपको चीज़ें लेनी है, कौन सी और भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दवाई के अलावा भी ये सब चीज़ें हैं, जैसे डाइट मॉडिफिकेशंस करना है, योगा करना है, दिस एंड दैट, डूज एंड डोंट। सो ये अगर चीज़ें आपने प्रिस्क्रिप्शंस में लिखी है तो वो ट्रांसक्रिप्शंस के बारे में आता है। फिर एक रीफिल इन्फॉर्मेशन भी आता है, कि इसको रिफ़िल करना है, ड्रग्स को फिर से रिफ़िल करना है कि रिफ़िल नहीं करना है। तो वो जो फार्मासिस्ट को भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और पेशेंट को भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एट द सेम टाइम। तो वो रिफ़िल इन्फॉर्मेशन भी इधर ही आती है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लास्ट में, वो है फिजिशियन का सिग्नेचर। तो फिजिशियन सिग्नेचर भी बहुत ज़रूरी है। तो फिजिशियन सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन नंबर, एज द यहाँ पे डॉक्टर का साइन और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों इन्वॉल्व होता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट भी बन जाता है, ठीक है। सो हमें ये भी बहुत ज़रूरी ध्यान से प्रिस्क्राइब करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर अपना साइन होता है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। कई बार अभी रेडीमेड डॉक्टर्स एक स्टैम्प बनाते हैं, वो भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा ट्रांसक्रिप्शंस के अंदर कवर होता है। इसके साथ साथ ड्रग नोमेनक्लेचर भी हम लोग देख सकते हैं, कि ड्रग के नाम जो है वो कैसे होते हैं। यूजुअली हमने पहले लेक्चर में देख चुके हैं कि एक ड्रग का केमिकल नेम होता है, जैसे
प्रोपेरानोल की बात करें या एस्पिरिन की बात करें, तो उसका एक केमिकल नेम भी होता है, उसके केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से उसे दिया जाता है। दूसरा जो नाम होता है वो जेनरिक नेम होता है, उसे नॉन प्रोप्राइटरी नेम भी बोलते हैं, और ये नाम जो है वो साइंटिफिक बॉडीज़ जो है वो एक्सेप्ट करती है, तब उनको मिलता है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जेनरिक नेम सेम रहता है। फार्माकोपियाज पर्टिकुलर कंट्रीज़ में आ जाता है, और जब भी ऑफिशियल पब्लिकेशन में अपीयर होता है उसके बाद ये ऑफिशियल उसका नाम हो जाता है। जैसे प्रोप्रेनोलॉल से पूरे वर्ल्ड में वो दवाई प्रचलित होती है। कई बार ये जो नॉन प्रोप्राइटरी या फिर जेनरिक नेम होते हैं वो भी कई दवाई के एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे कुछ एक्सेप्शंस है, लीडोकेन और लिग्नोकेन दोनों सेम ही चीज़ है, मेपरिडीन और पैथिडीन दोनों सेम है। तो कुछ कुछ दवाइयाँ ऐसी है कि जिनका एक से ज़्यादा भी जेनरिक नेम होता है। और एक चीज़ होती है दैट इज़ ब्रांड नेम और द प्रोप्राइटरी नेम। ये जो नाम होता है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो देते हैं और अपने हिसाब से उसको प्रमोट करते हैं। जैसे प्रोप्रेनोलॉल है, अलग अलग ब्रांड से प्रमोट होती है, ठीक है, तो अलग अलग नाम होते हैं, एक से ज़्यादा मल्टीपल ब्रांड उसको प्रमोट करती है। जैसे पैरासीटामोल है तो क्रोसिन, मेटासिन, काल्पोल, अलग अलग नामों से ये उसके ब्रांड नेम्स कहते हैं। एस्पिरिन है तो उसके अलग अलग ब्रांड नेम्स हैं, ठीक है। सो अलग अलग कंट्रीज़ में सेम ड्रग के डिफरेंट ब्रांड नेम्स भी हो सकते हैं, तो ये कौन से नेम हैं हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए तो कुछ जनरल गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग के बारे में क्या जनरल गाइडलाइंस होती है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको लगेगा कि सर बहुत छोटी छोटी चीज़ें समझा रहे हैं, लेकिन हर एक पॉइंट का एक वैल्यू है, इसीलिए उसे समझना और अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले पेशेंट्स के सामने लिखें। कुछ बार क्या होता है कि प्री स्ट्रक्चर्ड या कंप्यूटर में फिलअप करके प्रिस्क्रिप्शन रखे होते हैं और पेशेंट को दे देते हैं, तो वो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करती जितना आप पेशेंट के सामने लिखेंगे। तो पेशेंट के सामने लिखें, एक्यूरेटली लिखें, ओवर राइटिंग ना हो, एलिजिबल हो, हैंड राइटिंग अच्छे हो, कोई पढ़ भी सके, पेशेंट भी खुद से पढ़ सके, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हैंड राइटिंग अच्छे होने चाहिए, पेशेंट्स को भी पता होना चाहिए कि कौन सा मेडिसिन वो ले रहा है। ये एक मेडिकल लीगल डॉक्यूमेंट है, तो उसकी इनफ कॉपीज़ भी रखें। यूजुअली यहाँ पे 3 कॉपी तो लिखा है, लेकिन एटलीस्ट 2 कॉपी तो रखें ही रखें। 3 कॉपी इसलिए लिखते हैं गाइडलाइंस में कि एक फार्मासिस्ट के पास होती है, कई ड्रग्स होते हैं वो फार्मासिस्ट अपने पास प्रिस्क्रिप्शन रख के आपको देते हैं। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स के कुछ ड्रग्स होते हैं, उनके लिए फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन अवश्य मांगते हैं, तो आपको एक प्रिस्क्रिप्शन उनको देना होता है। तो उस केस में एक पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन हो, एक डॉक्टर के पास हो और एक फार्मासिस्ट के पास हो, तो अच्छी तरह से उसका डॉक्यूमेंटेशंस रहता है। सो इनफ प्रिस्क्रिप्शंस लिखें, पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखें। हाँ, जो ड्रग लिख रहे हैं उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रखें। सो हर एक बार इजी हो अगर ये जनरलाइज गाइडलाइंस फॉलो की जाए। ऑल्दो ये गाइडलाइंस नहीं फॉलो हो रही है, काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स भी हुए हैं कि किस तरह से प्रिस्क्रिप्शन लिखे जाते हैं। प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट के ऊपर काफ़ी सारे पेपर प्रेजेंटेशंस हुए हैं और काफ़ी सारी कमियां पाई गई है, और जिससे ये प्रिस्क्रिप्शन एरर होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रिस्क्रिप्शन एरर, इससे काफ़ी सारा इम्पैक्ट होता है, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है पेशेंट के हेल्थ के ऊपर। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के चांसेस बढ़ते हैं, इंटरेक्शंस के चांसेस बढ़ते हैं, इकोनॉमिकली बर्डन बढ़ता है, ठीक है। सो हेल्थ इम्पैक्ट, इकोनॉमी वाइज इसका इम्पैक्ट, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से काफ़ी बढ़ जाता है। अभी तो सरकार ने भी ऐसा नियम ला दिया है, स्पेशली सरकारी अस्पतालों में, कि अब जेनरिक नेम से प्रिस्क्राइब करें, ठीक है। जेनरिक नेम से दवाई प्रिस्क्राइब करे तो फार्मासिस्ट के पास एक सिलेक्शन का अधिकार हो कि वो दवाई पेशेंट के हिसाब से फिर उसको दी जाए, कि पेशेंट अगर अफोर्डिंग है तो ये ब्रांड उसको प्रिस्क्राइब करे, अफोर्डिंग नहीं है तो ये ब्रांड प्रिस्क्राइब करे। लेकिन अभी भी प्राइवेट डॉक्टर्स अपने ब्रांड के हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन एनएमसीज में या फिर इनिशियली मेडिकल काउंसिल इंडिया में ये नियम ला दिया गया था कि सरकारी अस्पतालों में तो आपको जेनरिक नाम ही लिखना है और वहीं से आपको मिलते हैं। तो जेनरिक नाम के ऊपर से लिखें। हमारा ब्रांड को कोई प्रमोट करना वो नहीं होना चाहिए चीज़ें एथिकली, वो हमें छोड़ देना चाहिए दूसरों के ऊपर। हमें जेनरिक दवा के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो भी ड्रग लिखे उसका अगर यूनिट है तो उसका यूनिट पर्टिकुलर फुल फॉर्म में लिखे। जैसे मिलीग्राम है तो ml मत लिखिए, 5 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम इंटरनेशनल यूनिट ऐसा लिखिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बिकॉज
और किसी के जो हैंडराइटिंग अच्छे नहीं है वो ml में से उसका प्रॉपर अगर रिटर्न कुछ मिस्टेक होगा या फिर किसी ने दूसरा इंटरप्रेट कर लिया तो उससे क्या होगा कि बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और ज़्यादा डोजिंग हो जाएगा कई बार, या फिर कम डोजिंग हो जाएगा। सो पूरा मेहनत पानी में जाएगा आपका डायग्नोसिस का। सो पूरा मिलीलीटर या मिलीग्राम लिखिए, ठीक है। एब्रीवेशंस मत यूज़ कीजिए, जैसे PCM मत यूज़ कीजिए, पूरा पैरासीटामोल लिखने का आदत डालिए, ठीक है। कि आपके PCM कुछ जनरल या फिर जेनेरिक वर्ड नहीं है, ठीक है। आपको मालूम होगा लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो फार्मासिस्ट को भी मालूम हो। 1 ग्राम है तो उसको ऐसे 1 ग्राम ही लिखिए, वर्ड में मत लिखिए, ऐसा न्यूमेरिकली लिखिए। लेस देन 1 ग्राम हो तो 0.5 ग्राम मत लीजिए, 500 मिलीग्राम लिखिए। क्योंकि क्या होता है कई बार ये जो पॉइंट्स होते हैं वो मिस हो जाते हैं। आपने पॉइंट लिखा है, फार्मासिस्ट उसको इंटरप्रेट नहीं करता है, तो इसीलिए हो सके तो जो डेसिमल्स हैं उसका कम से कम यूज़ कीजिए। ज़ीरो जो है उसका कम से कम यूज़ कीजिए। 1.0 मत लिखिए, 1 ही लिखिए। आगे है तो आप 0.5 मत लिखिए, 0.5 लिखिए। तो डेसिमल और ज़ीरो का जो उपयोग है वो लॉजिकली कीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। रेंज है तो बराबर है। मिसलीडिंग एब्रीविएशंस मत यूज़ कीजिए। कई बार माइक्रोग्राम मिलीग्राम में बहुत तकलीफ हो जाती है और इससे तकलीफ इवेंचुअली पेशेंट को होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होता है, ठीक है। तो पूरा जैसे हमने बात की थी कि पूरा वर्ड लिखने का हमें रखना चाहिए अपने प्रिस्क्रिप्शंस में। रैशनल ड्रग प्रिस्क्रिप्शंस की गाइडलाइन फॉलो कीजिए। रैशनल ड्रग प्रिस्क्रिप्शंस के क्राइटेरिया होता है कि सेफ्टी, अफोर्डेबिलिटी, नीड एंड इफेक्टिवनेस। तो इसके ऊपर से आप प्रिस्क्राइब कीजिए। पेशेंट की इकोनॉमिकल कंडीशंस ध्यान रखिए, कौन से फॉर्मुलेशंस वो पेशेंट्स में सेफ़ है, कौन से इफ़ेक्टिव है, किस फॉर्मुलेशंस की उसे ज़रूरत है कंडीशंस के हिसाब से, उसके हिसाब से प्रिस्क्राइब कीजिए, ठीक है। BD TDS ये सब जो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ऐसे मत यूज़ कीजिए। इससे अच्छा है कि आप पूरा लिखिए कि दिन में 2 बार दे, दिन में 3 बार दे, ऐसा है। तो पूरा जो इन्फॉर्मेशन जो भी आप लिखते हैं वो आपको अच्छी तरह से पेशेंट्स को समझ में आए या फिर फार्मासिस्ट को समझ में आए उस तरह से लिखना है। तो पेशेंट को भी पूरा एक्सप्लेन कीजिए कि ये नेम है, ये डोज है, इतने ड्यूरेशन के लिए आपको लेना है, इसको स्टोरेज ऐसे करना होता है, इतना एक्सपायरी डेट होता है, यहाँ पे आपको डेट चेक करना है। ADR एक्सपेक्टेड है उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। कई बार अनएक्सपेक्टेड ADR के केस में क्या करे पेशेंट्स, उसके बारे में पेशेंट्स को जानकारी दीजिए। मिस हो जाए अगर लेना तो क्या सिचुएशंस होती है और उस केस में क्या करें वो जानकारी दीजिए। और जो भी आपको लगता है कि कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स हैं, हैबिट्स हैं, उसको चेंज करनी चाहिए तो वो भी आप उसे इन्फॉर्मेशन दीजिए। जैसे हमने बात की थी कि काफ़ी सारी प्रिस्क्राइबिंग एरर्स होती हैं और उसके ऊपर काफ़ी सारी स्टडीज़ भी हुई हैं, रिसर्च पेपर्स भी हुए हैं, और वहीं पे आया है कि ये एरर्स जो हैं वो हम लोग कम कर सकते हैं। ये मैन मेड एरर्स हैं, उसको कम किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन उसको प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। तो प्रायोरिटाइज़ करके एरर्स कम की जाती है। तो ये सभी टाइप्स के एरर अलग अलग होते हैं कि इनअप्रोप्रिएट कई बार ड्रग्स ही प्रिस्क्राइब की होती है, प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिखा होता है, लिखा होता है तो प्रॉपरली आप उसे पढ़ नहीं पाते हैं उस चीज़ों को। इनसफिशिएंट डायरेक्शन होती है, कई बार तो डायरेक्शन लिखी ही नहीं होती है, अननेसेसरी एब्रेविएशंस का यूज़ किया जाता है, कंफ्यूज होते हैं पेशेंट्स और फार्मासिस्ट सब। तो ये सब जो एरर्स हैं इससे काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आता है, तो हो सके तो उसको कम करना चाहिए हमें। आखिर में हम ये देखते हैं कि कैसे आइडियल प्रिस्क्रिप्शंस होता है। जैसे हमने अलग अलग पार्ट्स की बात की थी, तो पहले जो ये पार्ट होता है, ये जो पूरा पार्ट होता है ये है सुपरस्क्रिप्शंस का पार्ट, जिसमें डॉक्टर के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। डॉक्टर XYZ, उसका डिग्री लिखा है MBBS, किस अस्पताल में है, कहाँ से, उसका फ़ोन नंबर, डेट लिखा है। फिर पेशेंट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा है, जिसका नाम, उसका एज, जेंडर, वेट, एड्रेस, फ़ोन नंबर और RX। फिर जो मेन बॉडी है इंस्क्रिप्शंस के अंदर आते हैं, जहाँ पे मेन ड्रग क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में लिखे है और आप देख सकते हैं कि मिलीग्राम पूरा लिखा है, डोज लिखा है, ठीक है। उसके बारे में फार्मासिस्ट के प्रति जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखा गया है कि सेंड सच 10 टैबलेट्स, एंड उसके बारे में पेशेंट्स के, उसके बाद पेशेंट को जो इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे ये ड्रग्स लेनी चाहिए, दिन में कितनी लेनी है, 8 घंटे के बाद कितनी लेनी है, नेक्स्ट 2 डेज़ तक कितनी लेनी है, वो पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है। लास्ट में पेशेंट को इन्फॉर्मेशन दिया है कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स के भी बारे में,
कि मस्कीटो रेपेलेंट का यूज़ करें, टैपिड स्पॉन्जिंग करें फीवर के लिए, फॉलो अप करें और रिफिलिंग ना करें, वो इन्फॉर्मेशन फार्मासिस्ट के प्रति दिया गया है। एंड इवेंचुअली ट्रांसक्रिप्शंस में जो डॉक्टर का सिग्नेचर है और रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो काइंड ऑफ ऐसे कुछ आइडियल प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट होते हैं जो सेकेंड MBBS में यूजुअली पढ़ाते हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। और इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन लिखने से काफ़ी सारी एरर्स कम होते हैं, हैबिट क्रिएट करने की ज़रूरत होती है और एक कल्चर में लाने की ज़रूरत होती है। तो होपफुली आपको ये प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग का फॉर्मेट और प्रैक्टिकल है वो समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप हमें लिख सकते हैं कमेंट में। कुछ टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू वेरी मच।